रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों का रुख कर लेते हैं। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि G7 साफ तौर पर सिंजियांग और हांगकांग में मानवाधिकारों का हनन समाप्त करने, प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए चीन की गैर बाजारिया नीतियों से निपटने के लिए साझा नीति तैयार करने और सौर, कृषि और कपड़ा उद्योग में जबरन श्रम के खिलाफ गंभीर कदम उठाने के लिए सहमत हुआ। बाइडेन ने कहा कि G7 ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक लोकतांत्रिक विकल्प की शुरुआत करने पर सहमति जताई और हम इसके लिए एक समिति का गठन करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि चीन से अब केवल सीधी बात की जाएगी। जैसा कि मैंने शी जिनपिंग को खुद कहा था कि हम विवाद नहीं चाहते, जहां हम सहयोग कर रहे हैं वहां करते रहेंगे, जहां हम असहमत हैं मैं स्पष्ट रूप से बताने जा रहा हूं कि हम उन कार्यों का जवाब देने जा रहे हैं जो असंगत हैं। सम्मेलन के दौरान G7 के नेताओं ने कहा कि हमने मांग की है कि कोविड-19 की उत्पत्ति के लिए चीन में किए जा रहे अध्ययन का दूसरा चरण समय से पारदर्शी तरीके से विशेषज्ञों के निर्देशों में और वैज्ञानिक आधारों पर हो। जैसा कि विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि बता दें कि यह अध्ययन विश्व स्वास्थ्य संगठन करवा रहा है। अब खबर महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां कुर्ला इलाके के कमानी में बारिश से पहले नाले की सफाई पूरी न हो पाने की वजह से शिवसेना विधायक दिलीप लांडे इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने बारिश के बीच ठेकेदार को बुलाया और नाले के पास ही उसे बैठा कर उस पर कूड़ा डलवा दिया। इस दौरान शिवसेना विधायक ने कहा कि जिन लोगों को इस समय यहां पर होना चाहिए वो सब गायब हैं। इस बात से नाराज दिलीप लांडे ने कल नाले की सफाई कराने वाले ठेकेदार को बुलाया। ठेकेदार के पहुंचने पर दिलीप लांडे उसे लेकर उन सभी जगहों पर गए जहां पानी भरने की शिकायत थी। सड़क पर गंदे पानी को देखकर दिलीप लांडे इतना नाराज हो गए कि उन्होंने ठेकेदार को वहीं नाले के पास बैठने को कहा और इसके बाद वहां मौजूद शिव सैनिकों के ने नालों से निकले कचरे से कॉन्ट्रैक्टर को नहला और इस पूरी घटना वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी राजनीतिक तनातनी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब आपके पास केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तो राज्यों के नेता वही करते हैं जो वह चाहते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बात है जब लीडरशिप कमजोर होती है, कांग्रेस की लीडरशिप केंद्र में जब कमजोर होती है तो जो रीजनल नेता होते हैं वो अपने मन की करते हैं।
तो अब कितने भी यहां से संदेश चले जाए, राजस्थान हो या कोई दूसरा राज्य हो, वहां वो अपनी मन की करेंगे। पंजाब में भी यही हाल है, हर जगह आप देखिए यही हाल है जहां जहां कांग्रेस सत्ता में है। जब विजन नहीं होता तो फिर उनके पार्टी के जो लीडर हैं वो छोड़ छोड़ के एक ऐसी पार्टी में आते हैं जिसमें वो देख रहे हैं कि गांव गांव तक काम भी हो रहा है और भारत के लिए एक लंबा विजन। देखिए 2.5 वर्ष पहले राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को ये जिम्मेदारी दी कि वो सरकार बनाए, लेकिन 2.5 वर्ष के अंदर पावर, पद, पैसा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य में फिर बढ़ रहे कोरोना प्रकरणों को देखते हुए प्रदेशवासियों से विशेषकर बस्तर संभाग में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री बघेल ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि नई दिल्ली में लॉकडाउन खुलने के बाद पॉजिटिविटी दर फिर से 0.5% बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसी तरह पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के बस्तर की सीमा से लगे जिलों में भी कोविड संक्रमण में वृद्धि की जानकारी मिल रही है और इससे सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस समय हालात बहुत बेहतर है और संक्रमण दर 2% से भी नीचे है। मृत्यु दर भी बहुत कम है। छत्तीसगढ़ में नए मरीजों और कुल सक्रिय प्रकरणों की संख्या भी बहुत थोड़ी रह गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बहुत से प्रियजनों को खो दिया। अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा है और राज्य में अब जाकर विकास ने फिर रफ्तार पकड़ी है। राम मंदिर निर्माण समिति की पहले दिन की बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई है। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 5 करोड़ 37 लाख स्थानों पर 11 करोड़ के आसपास परिवारों से संपर्क किया गया, जिसमें 11 करोड़ व्यक्तियों से परिवारों और संपर्क हुआ और वहीं 31 मार्च तक 3200 करोड़ रुपए मिले रहे हैं और राम मंदिर निर्माण के लिए। नवंबर के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में एक जनसंपर्क अभियान चला था। इस जनसंपर्क अभियान की संपूर्ण जानकारी यहाँ बहुत विस्तार से अधिक समय लेकर दी गई। देश के 5 लाख से भी अधिक गांवों में 5,37,000 गांव, छोटे छोटे कस्बे, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, कॉलोनीज, टाउनशिप, टावर्स, 5,37,000 स्थानों पर 11 करोड़ के आसपास के आंकड़े अब तक आ चुके हैं संपर्क अभियान के, कि 11 करोड़ व्यक्तियों से, फैमिली से संपर्क हुआ है। किस राज्य में कितना कितना हुआ, अरुणाचल में कहाँ गए, इस प्रकार मिजोरम, नागालैंड, इनके भी उल्लेख आज हुआ है। 31 मार्च तक एक मोटा मोटा अनुमान ये आ गया कि बैंकों में लगभग 3,200 करोड़ रुपया 31 मार्च तक जमा हो। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया है। दरअसल पवन पांडे ने राम मंदिर के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन में घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और एसपी प्रवक्ता मनोज यादव ने भी सवाल उठाए हैं। पवन पांडे ने कहा है कि राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के नाम पर राम भक्तों को ठगा जा रहा है। जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। गवाह अनिल मिश्रा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं, अनिल मिश्रा, और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। 2 करोड़ में भी गवाह थे और 18.5 करोड़ में भी गवाह हैं। इसका मतलब सारा खेल ट्रस्टी को मालूम था, सारा खेल मेयर साहब को मालूम था। जमीन के नाम पे लूट हुई, जमीन के नाम पे ट्रस्ट का पैसा जो लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई की थी, उसमें लूट किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं और जो भी लोग दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों के साथ ही छलावा किया गया है। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद पे कई 100 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप मंदिर ट्रस्ट के नाम पर पहले भी लगा है।
उसकी भी कोई सफाई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कतई नहीं आई है। और आज मैं स्तब्ध हूं जिस तरीके के आरोप विश्व हिंदू परिषद पर लग रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जा रही है। क्या राम के नाम पर धन की लूट का काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग? इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, और अगर ये लूट हुई है तो उन लोगों को साधारण लोगों से कई गुना ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म के नाम पर लूट कर रहे हैं, राम के नाम पर धन की लूट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी जल्दी इस पर जांच बैठाती है और निष्पक्ष कार्रवाई करती है। बातें 2 करोड़ की जमीन 17 करोड़ में खरीदी, इतनी 5 मिनट में इतना पैसा कैसे बढ़ जाता है किसी जमीन का? और अगर बढ़ गया तो इसको किस भाव से समझा जाए? इस भाव की जांच होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेके कई दशकों से राजनीति चल रही है। चलो राजनीति तक तो ठीक था, लेकिन अब राम के नाम पे भ्रष्टाचार, ये बात मुझे लगता है हिंदू समाज को अच्छी नहीं लगी। ये बीजेपी, आरएसएस और मौजूदा अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा। तो उधर जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस और एसएसबी की टीम ने मोर्टार को डिफ्यूज किया है और जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। दरअसल पुलिस को खेत में मोर्टार की सूचना मिली थी और जिसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और उन्होंने मोर्टार को डिफ्यूज कर दिया। बता दें कि इस दस्ते की ओर से मोर्टार को रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर डिफ्यूज किया गया। देश के अन्य राज्यों की तरह ही गुजरात भी अब अनलॉक हो रहा है। वहीं सूरत में अनलॉक का समय बढ़ने के आम लोगों और दुकानदारों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानदारों को कहना है कि अब उनका काम पहले से बेहतर चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग पालन कर रहे हैं। हाँ, ये कोविड की जो दूसरी लहर थी उसके बाद अभी जो व्यापार शुरू हुए, सुबह से 9 बजे से बाजार लग जाता है और 6 बजे तक अच्छी पब्लिक रहती है। हम लोग कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हैं और बिजनेस धीरे धीरे चलने लगा है। अभी ठीक ठाक चल रहा है बाजार। काफ़ी कस्टमर आते हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना होता, सोशल डिस्टेंस नहीं रखते, क्या करते हो आप? हम लोग पर्सनली ऐसे ज़रा बोल के टोक देते हैं कि मास्क आप यूज़ करिए, अपना सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, कोविड का जो गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए। कस्टमर को बताते हैं, कुछ लोग उसको सही से लेते भी है और कुछ लोग नहीं भी लेते हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से बिजनेस में हम लोग अपना ध्यान लगाकर काम करते हैं। कितना अच्छा है कि फिर से बिजनेस स्टार्ट। हाँ, ये बात तो है, काफ़ी दिनों के बाद बाजार शुरू हुआ और थोड़ा करके भी मतलब बिजनेस शुरू हुआ है तो लोगों को थोड़ा आस होगा कि पब्लिक आएगी, अच्छा धंधा होगा, अच्छा व्यापार होगा। सब व्यापारी के लिए अच्छा है। कोरोना के बाद व्यापार धंधा चालू हुआ है, गाइडलाइंस के मुजब चल रहा है। पहले 3 बजे का टाइम था, अभी 7 बजे का हुआ है, वो भी सब फॉलो कर रहे हैं और अच्छा व्यापार भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले, लेकिन व्यापार है। ऐसा जो कोरोना है वो रेंज में व्यापार भी है, ऐसा नहीं है कि व्यापार है नहीं, लोग आ रहे हैं। पहली वेव में तो लोग आ भी नहीं रहे थे। छोटा पुल पहली वेव में खुला था, तभी 15 दिन लेट खुला था। अब की बार सब साथ में ही खुला है और पब्लिक भी आ रही है और पब्लिक भी। प्रशांत किशोर ने शरद पवार से हाल ही में 3 घंटे तक बातचीत की, जिसके बाद से सियासी गलियारों में बातचीत का दौर गर्म हो गया। वहीं प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच बातचीत पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि इसका परिणाम नरेंद्र मोदी और एनडीए पर नहीं होगा। 2019 में प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ नहीं थे, फिर भी बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। रामदास अठावले ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा सहयोग दिया था। अभी उन्होंने जहां जहां मतलब सलाह दी, वहां उस पार्टी को सत्ता मिली है। लेकिन 2019 में प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ नहीं थे, एनडीए के साथ नहीं थे, उसके बावजूद भी
नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें लेकर बीजेपी को सफलता देने का बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कितना भी अपोजिशन स्ट्रांग करने की कोशिश हो, उसमें उतना कोई दम नहीं होगा। और 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को बनेंगे। इसीलिए मुझे लगता है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरा विश्व अपने भारत देश की तारीफ कर रहा है। उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारा संसार करता है, और कोरोना में जिस ढंग से हिंदुस्तान की सरकार ने इसको नियंत्रित करने का काम किया है, दूसरे देशों की अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें कि रिकवरी रेट क्या रहा, मोर्टेलिटी रेट क्या रहा, तो उससे लगता है कि विकसित देशों से भी हमारे यहाँ पर बेहतर रहा। एक कंपनी ने अपना टेंडर डाला था, हमने उनको सप्लाई ऑर्डर भी भेज दिया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो एम्फोटेरिसिन है, जो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, उसका वितरण आज भारत सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। इसलिए वो देश में कोरोना का कहर अब कम होता जा रहा है। वहीं बिहार में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिसके चलते बिहार में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आज बिहार में कोरोना के कुल संक्रमित मामले सिर्फ 6000 के करीब रहे हैं। और मंगल पांडे ने कहा कि हमने कोरोना की दूसरी लहर पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया। मंगल पांडे ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पूरे देश में 16वें 17वें नंबर पर है मरीजों की कुल संख्या के मामले में। मतलब बिहार की इतनी बड़ी आबादी, इतना जनसंख्या का घनत्व तो ज्यादा, फिर भी बिहार से अधिक 16 राज्यों में मरीज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरीके से कोरोना मरीजों के संख्या, बढ़ते हुए संख्या को रोका गया, संक्रमण को रोका गया। और आज वह संख्या 6000 के करीब कुल आ गई है। कुल संक्रमित जो आज पॉजिटिव केस हैं वो 6000 के करीब है। यही आंकड़ा हर चीज को बयां कर देता है कि किस प्रकार से पूरी व्यवस्थाओं को ठीक किया गया, और जो कोरोना का अचानक संक्रमण बढ़ा था उसमें बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने काम करके सारी व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया। और दूसरा आंकड़ा अस्पतालों में भर्ती मरीजों का है। आज सारे अस्पताल हमारे खाली हैं, सारे बेड्स खाली हैं। वहाँ मरीज ने, जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थे, वहाँ लगभग 90% से। कर्नाटक के मदिकेरी इलाके में पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा है। कथित तौर पर एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को पुलिस ने बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद मौत हो गई उसकी। और पुलिस ने व्यक्ति को कर्फ्यू की पाबंदियों के उल्लंघन के आरोप में पकड़ा था, जिसके बाद उसके परिवार वालों की सूचना दी गई थी। और इस मामले में आरोपित 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला मदिकेरी के कुडगू शहर का है। मामले में पुलिस पर लगे आरोपों की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। वहीं अधिकारी ने जांच कर प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है और जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने अपनी आम कूटनीति की पहल के तहत 32 देशों के प्रमुखों को आम भेजे हैं, जिन्हें लेने से चीन व अमेरिका जैसे कई देशों ने मना कर दिया। बतौर रिपोर्ट्स देशों में कोविड-19 के क्वारंटीन नियमों का हवाला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 14 आम पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की तरफ से भेजे गए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान एक अरसे से मैंगो डिप्लोमेसी के तहत दूसरे देशों को इस सीजन में आम भेजता रहा, लेकिन इस बार अमेरिका और चीन ने जिस तरह की बेरुखी दिखाई है, उससे पाकिस्तान के रिश्ते इन देशों के साथ आने वाले कल में कैसे होंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।
और अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां गेहूं खरीद केंद्र पर घटतौली पाए जाने पर नाराज बुलंदशहर डीएम ने सहायक गेहूं केंद्र प्रभारी को जेल भेज दिया। दरअसल बुलंदशहर डीएम ने गेहूं खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण किया था और इस औचक निरीक्षण में पहासू ब्लॉक के छतारी स्थित गेहूं खरीद केंद्र पर कुछ अनियमितताएं पाई गई। केंद्र प्रभारी गेहूं खरीद केंद्र से नदारद मिले और इसके अलावा स्टॉक और खरीद का ब्यौरा भी नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्र पर लगे कांटे में भी गड़बड़ियां मिली, जिससे डीएम रविंद्र कुमार भड़क गए और मौके पर ही थाना छतारी को तत्काल सहायक केंद्र प्रभारी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश दिए। यूपी के संभल में हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं ताजा मामले में एक डीसीएम ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार महिला की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उधर सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायल और मृतका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल डीसीएम चालक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बता दें कि ये बहजोई थाना क्षेत्र के बेहटा सिंह चौराहे का मामला है और यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक यहां दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से पेट्रोल डीजल की कीमतों में आ रही तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है और बीते महीने 2 मई से शुरू हुई कीमतों में तेजी आज तक लगातार जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जल्द ही शतक लगाने की ओर तेजी से बढ़ रही हैं और बीते 9 दिनों में राजधानी रायपुर में पेट्रोल 1.30 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं डीजल की कीमतें भी 1.41 रुपए प्रति लीटर महंगी हो गई हैं। 12 जून को रायपुर में पेट्रोल 94 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पर और डीजल 94 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर रहा। इन दोनों के बीच का अंतर घटकर 23 पैसे हो गया। इस प्रकार लगातार पेट्रोल व डीजल के बीच का अंतर घटता ही जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी के संकेत हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से है, जहां एक सिरफिरे युवक दुस्साहसिक इंटरमीडिएट के छात्रा को चाकुओं से हमला कर दिया। हमलावर ने चाकू मारने के पहले छात्रा पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसमें वह सफल रहा। वहीं ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया और घायल छात्रा को इलाज के लिए हालांकि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। और वहीं वारदात के बाद परिजनों ने दहशत का माहौल है और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार के दावे पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोपी की पहचान उसी गांव के रहने वाले विशाल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मार्केट में थे, घर से फोन आया कि मतलब एक विशाल नाम का लड़का ने शिवानी पे हमला कर दिया। हम वहाँ से तुरंत भागे, यहाँ घर पे आए। घर पे देखे वो लहू लुहान पड़ी थी, उसको लेकर के तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया पहुँचे। फिर एक बड़ी लड़की हमारी वहाँ बैठी हुई थी, उससे हमने पूछा कि मतलब कैसे हुआ। ऐसा बाउंड्री पे बैठे हुए थे, हमारे घर की बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर सब बैठे हुए थे दोनों बच्चे। इसके बाद वो लड़की ने बताया कि एक विशाल नाम का युवक, विशाल यादव है, गांव का ही है, वो युवक ने जो है एक डिब्बे में मट्टी का तेल या पेट्रोल जो भी था वो लेकर के यहाँ लड़की पे डाला और लाइटर को जलाने लगा। लाइटर नहीं जल पाया उस समय। फिर उसने लाइटर को फेंका और चाकू को निकाल करके और उसके गले में 4-5 जगह उसको जो है हमला कर दिया। उसके बाद पेट में हमला कर दिया, उसकी तीनों उंगलियों को काट दिया। उसके बाद भाग गया, चाकू को फेंक करके वहाँ से भाग गया। आज दिनांक 12 जून 2021 को समय करीब 1 बजे एक बालिका पर उसके गांव के ही विशाल यादव द्वारा जानलेवा हमला किया गया। मजरूबा को चोटें आई, उसे तुरंत CSC छपी ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उसका इलाज जिला अस्पताल पर जारी है, हालत स्थिर है। इस संबंध में थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश में रातों रात एक बड़ा फेरबदल किया गया। शनिवार देर रात आधा दर्जन से ज्यादा डिप्टी कलेक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया। तबादले की लिस्ट देर रात जारी की गई। पीसीएस सुरेंद्र बहादुर सिंह वाराणसी उप जिलाधिकारी बनाए गए हैं। सुरेंद्र बहादुर मिर्जापुर में एसडीएम के पद पर तैनात थे। पीसीएस अधिकारी उदयभान सिंह उप जिलाधिकारी वाराणसी बनाए गए हैं। उदयभान सिंह उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण में ओएसडी थे। वहीं पीसीएस अफसर अशोक कुमार का
एसडीएम मुजफ्फरनगर से तबादला किया गया है। अशोक कुमार रामपुर के उप जिलाधिकारी बनाए गए हैं और पीसीएस रोशन यादव को एसडीएम मिर्जापुर से तबादला हुआ है। रोशनी यादव उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण में ओएसडी बनाई गई हैं और इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 10 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इनमें से कई अधिकारी प्रतीक्षा में सूची में डाल दिए गए हैं, जिनमें सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गुरुवार को तैनाती दी गई है। मानसून के दस्तक देने के साथ ही मुंबई में बारिश का कहर शुरू हो गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में 9 जून से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 13 जून तक मुंबई, ठाणे और रायगढ़ समेत कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से कहीं बिल्डिंग धराशायी हो गई तो कहीं सड़कें जलमग्न हो गई और इसी बीच घाटकोपर इलाके में पार्किंग में खड़ी कार देखते जमीन में धंस गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और बारिश के बाद कार की जमीन में धंसने के मामले पर बीएमसी ने भी बयान जारी किया है। बीएमसी ने कहा कि इस कार हादसे में निगम का कोई लेना देना नहीं है। यह घटना घाटकोपर क्षेत्र की एक निजी सोसाइटी की है। बीएमसी ने अपने बयान में कहा है कि वायरल हो रहे वीडियो के संबंध में ग्रेटर मुंबई नगर निगम के आपातकालीन प्रबंध विभाग द्वारा जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक घाटकोपर पश्चिम में एक निजी सोसाइटी के पास खड़ी कार की जमीन में धंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 13 जून 2021 सुबह की है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ कम दबाव का क्षेत्र बनने से देश के कई राज्यों में मानसून समय से पहले पहुंच गया है। ओडिशा और गंगा से लगे पश्चिम बंगाल के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य भारत तक पहुंच चुका मानसून देश के उत्तरी इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके अगले 2 दिनों में पूरे उत्तरी भारत में आने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और केरल, मराठवाड़ा और विदर्भ, तमिलनाडु, रायलसीमा, लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण गुजरात में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देश के कुछ हिस्सों में मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश का दौर भी जारी है। बता दें कि बात अगर दक्षिण करें तो कोच्चि में सुबह से ही बारिश हो रही है और इस दौरान वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि कोच्चि में एक तो कोरोना की वजह से पहले ही लोग सड़कों पर कम दिखाई दे रहे हैं और दूसरा अब बारिश से कुछ एक लोग ही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस बार मौसम विभाग की ओर से मानसून सामान्य रहने की बात कही गई है और कई स्थानों पर वक्त से पहले ही मानसून पहुंच चुका है। इस बार मानसून को 27 जून को दिल्ली पहुंचने का अनुमान था, लेकिन इस बार समय से ही 10 दिन पहले मानसून दस्तक दे सकता है। हरियाणा के रेवाड़ी में देर शाम हुई तेज हवाओं के साथ प्री मानसून की पहली बरसात ने दस्तक दी। मानसून के पहले जलभराव की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आज एसडीएम संजीव कुमार ने कई जगह निरीक्षण भी किया, जहां काफी खामियां पाई गईं और निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर एसडीएम ने संबंधित विभाग को आदेश जारी करते हुए कहा कि समय रहते इन्हें दुरुस्त किया जाए ताकि मानसून में जलभराव की स्थिति पैदा न हो पाए। और उन्होंने सरकारी अस्पताल स्थित गंदे नाले का निरीक्षण किया, साथ ही सुपरवाइजर को स्पष्टीकरण भेजा। उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर को 2 दिन का स्पष्टीकरण दे दिया गया है। अगर समय रहते सफाई की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसे अभी बारिश का मौसम है तो आज मैंने कई एरिया का जो है मुआयना किया, जिसमें कुछ कमियां पाई गई हैं और मेरे साथ कमेटी से एमई हैं और उनको मैंने डायरेक्शन दी है कि जो भी कमियां हैं उनके समयबद्ध सीमा में और तरीके से इनको दूर किया जाएगा। तो अभी देखा सुपरवाइजर है उसको स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है, 2 दिन में वो स्पष्टीकरण देगा। दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अरे हाँ, राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB
न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश पर मानसून मेहरबान है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल प्रदेश में झमाझम बारिश के संकेत हैं। प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले तरबतर हो चुके हैं। मौसम विभाग ने आज भी जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इधर राजधानी भोपाल में अभी आधा जून भी नहीं बीता और महीने के कोटे की आधी बारिश हो चुकी। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट समेत 6 जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद और रायसेन समेत 22 जिलों के येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में छिंदवाड़ा में 43 मिलीमीटर, होशंगाबाद में 14 मिलीमीटर, पंचगढ़ी में 31 मिलीमीटर, भोपाल में 3.2 मिलीमीटर, भोपाल शहर में 1.5 मिलीमीटर, सागर में 2.0 मिलीमीटर, भोपाल में 102 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश होने के बाद भी लोग उमस और गर्मी से बेहाल हैं। श्योपुर और शिवपुरी में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और इन जिलों में तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और रायपुर में पहुंचने के साथ मानसून अब आने वाले 2 दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाएगा। साथ ही कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। हालांकि अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। बता दें कि शनिवार सुबह से ही राजधानी समेत प्रदेश के कई विभिन्न क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी हुई थी और हालांकि दोपहर को धूप भी निकली और दोपहर बाद बादल फिर छा गए। इसके चलते मौसम में थोड़ी ठंडक बढ़ी नहीं रही। राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान राजनांदगांव जिले के 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा को फतेहाबाद में दूसरे दिन भी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बारिश होने के कारण शहर का नया नाला बन गया धर्मशाला। फतेहाबाद में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी। शनिवार रात हुई जबरदस्त बारिश के बाद रविवार सुबह भी तेज और अच्छी बारिश हुई। शाम का पानी अभी भी बहुत क्षेत्रों में जमा हो गया है कि सुबह की बारिश ने एक बार फिर शहर को पानी पानी कर दिया। हर निचला क्षेत्र पानी से लबालब हो गया। शहर का नया बन रहा धर्मशाला रोड भी फिर जलमग्न हो गया, जिससे यहां डाली गई पानी के पाइप पर लोग सवाल उठा रहे हैं। शहर में आप देखोगे सुबह मेरे ख्याल से 4-4:30 बजे बारिश शुरू हुई थी और पूरा शहर की गलियां, आप यहाँ की गलियां देखोगे या धर्मशाला रोड की गलियां देखोगे, राजकीय कन्या स्कूल का जो रोड है पूरा बाढ़ग्रस्त एरिया बना हुआ है और लोगों के घरों में मतलब इतना पानी आ चुका है कि उनको सुबह उठकर घरेलू कामकाज निपटाने की बजाय घरों से जो बरसाती पानी है वो बाल्टियों के साथ पूरे परिवार को निकालना पड़ा है। आपकी कॉलोनी का क्या हाल है इसका? कॉलोनी का देखिए बात करें तो काफी सालों से ये समस्या है यहाँ पे और यहाँ पर करीब 3-4 फुट पानी भर जाता था। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और ईंट पत्थर भी चले। दरअसल मामला उस समय गंभीर हो गया जब नवनिर्वाचित प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक आमने सामने आ गए। इस झड़प में कई लोग घायल भी हो गए। वहीं सूचना मौके पर पाकर पुलिस भी पहुंची।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिनके ऊपर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी है, वही अगर गहरी नींद में सो जाएंगे तो जनता का क्या होगा। दरअसल ऐसा ही कुछ देखने को मिला है यूपी के हमीरपुर में, जहां ड्यूटी के दौरान 112 डायल कर पुलिसकर्मी के खर्राटे भरता हुआ दिखाई दिया। यूपी 112 की गाड़ी नंबर 1216 में तैनात ड्राइवर रामचंद्र का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए समाज का हर वर्ग अब चिकित्सा की सुविधाओं को बढ़ाने की तैयारी में जुटा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस की दरियादिली का एक उदाहरण भी सामने आया है। यहां पुलिस मानवीय सेवा के कई उदाहरण पहले ही पेश कर चुकी है और वहीं अब इंदौर के सीएसपी बीएस परिहार ने मानव सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए इंदौर से 700 किलोमीटर दूर स्थित एक आश्रम को 4 लाख की लागत से बनी आधुनिक एम्बुलेंस को सौंपा है। और सीएसपी बीएस परिहार ने बताया कि दूसरी लहर ने हमें ये बता दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से कई व्यक्तियों को कोरोना ने मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद तीसरी लहर आती तो उसके जन सहयोग से उससे निपटने तैयारी में जुटा जाया हुआ। ये पारमार्थिक सोसाइटी श्री कामराज सिंह पारमार्थिक सोसाइटी है और ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग अफोर्ड एम्बुलेंस नहीं कर रहा, पर परेशानी थी उनको, तो इसलिए विंध्य क्षेत्र में ये एम्बुलेंस जाएगी। और आप देख रहे होंगे इसमें से ऑक्सीजन सिलेंडर्स और सभी चीज़ें सुविधा हैं और सभी के यूपी के बिजनौर में तेज हवा के कारण सड़क किनारे खड़ा पेड़ गिरने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजन और ग्रामीण ने रोड जाम कर दिया। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर सड़क पर लगा जाम खुलवाया। कोविड-19 टीकाकरण रोल आउट के प्रति हरियाणा सरकार के व्यवहारिक दृष्टिकोण को देखते हुए राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से टीकाकरण सुनिश्चित हुआ है और हरियाणा यूपी के संभल में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां एक सप्ताह के भीतर रेप की दूसरी वारदात घटी है। इस बार बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने आरोपी ने बंद स्कूल में दलित महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला दवा लेने के लिए घर से निकली थी और इसी बीच गांव के एक युवक ने बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने महिला को बिठा लिया। आरोप है कि बाइक सवार महिला को बहला फुसलाकर एक स्कूल में ले गया, जहां स्कूल के चौकीदार से हमसाज होकर आरोपी ने महिला को निशाना बनाते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बहरहाल महिला के साथ रेप की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तार कर तफ्तीश शुरू कर दी है। एक महिला द्वारा खुद फतेहगढ़ थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरे साथ जो है हरवीर यादव नाम के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को हिरासत में लिया। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में कोरोना की रफ्तार थमती हुई दिखाई दे रही है। जो लगातार जिस तरीके से पंजाब सरकार के द्वारा पहल किए गए 24 घंटे में कोरोना के 958 नए केस मिले हैं। सरकार के द्वारा लगातार लॉकडाउन लगाने की पाबंदियां लगाने का यह नतीजा रहा। एक दिन में 1980 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो जिस तरीके से 24 घंटों का अगर जिक्र किया जाए तो 49 मरीजों की इस 24 घंटे में कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में कोरोना की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है और यह नतीजा है पंजाब सरकार के पाबंदियों को। जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई, 958 कोरोना संक्रमित मामले आए हैं और वहीं एक दिन में 1980 लोग डिस्चार्ज भी हुए। यानी अगर देखा जाए तो डिस्चार्ज की संख्या ज्यादा हो रही है और जो कोरोना के नए मामले आ रहे हैं उनमें काफी कमी देखने को मिल रही है। तो कोरोना के नए मामलों से ज्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं मामले कोरोना के, और इसी कड़ी में
पंजाब में ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। पंजाब के लोगों को कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई सरकार द्वारा और पंजाब की जनता द्वारा, उस पाबंदियों को स्वीकारा गया और उसी का नतीजा है आज कि जिस तरीके से जो मामले कम हो रहे हैं। हालांकि 24 घंटों का अगर जिक्र किया जाए तो कोरोना की वजह से पंजाब में 49 लोगों की मौत हो गई है। ये एक बड़ी खबर है। तो इस वक्त की पंजाब से बड़ी खबर है जहां पर कोरोना के मामले थमते नजर आ रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बलराम नगर में बुजुर्ग दंपति के हत्याकांड का खुलासा हो गया है। दरअसल गाजियाबाद में कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लालच में आकर अपने ही माता पिता की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी के छोटे भाई गौरव को 2 साल पहले मौत हो गई थी और जिसके बाद से मृतक दंपति का झुकाव गौरव के बच्चों की तरफ हो गया था और आरोपी सारी संपत्ति खुद हथियाना चाहता था, जिसके चलते उसने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी। साथ ही पुलिस को गुमराह करने के लिए घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया, जिससे हत्या लूटपाट के लिए और की गई घटना मानी जाए। वहीं हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी बेटे रवि को गिरफ्तार कर लिया है। एक बुजुर्ग दंपति जिनकी उम्र 70 और 63 वर्षीय थे दोनों। इसमें जो पुरुष थे उनका नाम सुरेंद्र सिंह ढाका था और उनकी पत्नी श्रीमती संतोष ढाका, इन दोनों की ही डेड बॉडी इनके घर में बलराम नगर डी ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे दोनों की बॉडी मिली थी। तो इसमें तत्काल कई टीमें हमारी काम करने लगी थी। हमारी फील्ड यूनिट भी इसमें फौरन आई थी। तो इसमें बहुत अच्छा काम किया है हमारे क्षेत्राधिकारी लोनी और एसएचओ लोनी बॉर्डर ने और बहुत ही कम समय में इस घटना का सफल अनावरण किया। इसमें पूरा मामला ये निकला कि जो इनका बेटा है रवि ढाका, उसने ही ये कृत्य किया था और उसने प्रॉपर्टी के लालच में एवं अन्य कारणों के कारण अपने बुजुर्ग माता पिता का गला घोंटकर उनको मार दिया था और फिर वहां से अपना नॉर्मल ये रूटीन पे निकल गया। सर पहले किसकी हत्या की गई? खबर मध्य प्रदेश से है, जहां शिवपुरी में स्मैक के नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और इसी के चलते शिवपुरी देहात थाना पुलिस नशा करने वालों पर लगातार कार्रवाई करने में जुट गई है और 1 महीने के अंदर 20 लोगों पर देहात थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 3 लोगों को 1 किलो 250 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार भी किया। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत कर उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। ये पीएचक्यू से और पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध शराब और अवैध स्मैक बेचने वालों और पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान है, जिसके तारतम्य में हमने कल 3-4 स्मैक पीने वाले, गांजा पीने वालों को पकड़ा था। उनसे पूछताछ करने पर कि कहां से बिच रहा है, फिर हमने एक बड़े व्यापारी को भी पकड़ा है जिसके पास से 1.25 किलो गांजा प्राप्त हुआ है, उस पर कार्रवाई की है। आज भी कुछ लोग पकड़े हैं जो स्मैक पी रहे थे, इन पे हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हो गई करीब 20-25 कार्रवाइयाँ हो गई। सर इसमें पीने वालों को लेकर लगातार कार्रवाई हुई है, क्या उनके द्वारा ये बताया गया है कि इसमें लाई कहाँ से जाती है? हाँ, उनके द्वारा ही बताया जाता है। एक चेन सिस्टम है तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये बेचता है या पीता है, तो उस पर हम अपनी मुखबिरी भी लगाते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। मुख्य रूप से जो व्यापारी है उस तक पहुँचने में पुलिस कामयाब नहीं हो पाई है क्या? नहीं, अभी तक ऐसे जो बड़े व्यापारी जो बाहर से लेके आते हैं उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे मुखबिर लगे हुए हैं, बड़ी कार्रवाई उनका। तो यूपी के बांदा में एक पुलिसकर्मी की मौत का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में तैनात था और अपनी ड्यूटी के दौरान उसके खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद आनन फानन में प्राथमिक उपचार उसे ले जाया गया, जिला अस्पताल पहुंचाया और जिला अस्पताल में हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने इलाज के लिए झांसी रेफर कर दिया। तो वहीं इलाज के लिए झांसी ले जाने के दौरान पुलिसकर्मी की मौत हो गई। ड्यूटी पर कर रहे पुलिसकर्मी की पहचान हेड कांस्टेबल जसवंत यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद से परिजनों और पुलिस महकमे में कोहराम मचा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद मौके पर पहुंचे सीओ सिटी राकेश सिंह के साथ पुलिस के उच्चाधिकारियों ने पुलिस के जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और सलामी दी। सलामी देने के बाद परिजन मृतक हेड कांस्टेबल के शव को उनके पैतृक गांव इटावा जनपद के जसवंत नगर ले गए हैं, जहां मृतक पुलिसकर्मी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर मृतक मेरे पिताश्री थे और वो सर आज ड्यूटी पे निकले थे सुबह 8 बजे। कहीं पुलिस लाइन से ही ड्यूटी थी, तो सर वो बोल रहे थे कि पीली कोठी पे ड्यूटी थी, तो वहाँ पे उनको पलटी हुई एक बार ब्लड की। जब छुट्टी हुई तो वो घर आए तो दोबारा पलटी हुई, तो उनको
मतलब सीरियस हालत में ट्रामा सेंटर ले गए, वहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट किया, फिर बोल दिया रिफर करने को बोल दिया। तो वहाँ पे रिफर किया तो एम्बुलेंस में वही ब्लड की पलटी आई और वहाँ जब दिखाया तो उन्होंने बोल दिया कि वापस ले जाओ, झांसी ले जाने से कोई फायदा नहीं। यूपी के जालौन में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर लोगों का सब्र टूट गया और उन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर राठ रोड पर जाम लगा दिया है। साथ ही जिला प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोग प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की मांग कर अड़े रहे। यूपी में फिरोजाबाद के पहचवान गांव में पशुओं में गला घोटू बीमारी ने पैर पसार लिए हैं और जिसके चलते 1 महीने के अंदर करीब 50 पशु काल के गाल में समा चुके हैं। ग्रामीण का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। ग्रामीणों का आरोप है कि पशुओं में अभी तक किसी तरह का टीकाकरण नहीं किया गया, जिसकी वजह से पशु स्वास्थ्य पशुओं में गला घोटू बीमारी के रोग फैल रहा है। यहाँ पर जानवर जो हैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हैं और आज तक कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन किया, लोगों से पता किया तो बताया कि यहाँ कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ और बहुत सारे जानवर मारे गए, जिसकी सूचना हमने डॉक्टरों को दी, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुँचा। लगभग कितने दिनों से बीमारी फैली हुई है? ये लगभग 8-10 दिनों से है, जिससे कई जानवर मारे गए। और डॉक्टर कब आए हैं? और डॉक्टर कल आए थे, उनसे बात की तो उन्होंने भी इलाज किया, लेकिन कोई ऐसा इलाज नहीं हो पा रहा जिससे जानवरों को लाभ मिल सके। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, क्या व्यवस्था है? हाँ, गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वो आए दिन यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब आती हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सब लोग मना कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब एक भी दिन यहाँ पर नहीं आई, न कोई वैक्सीनेशन हुआ। तो पशुओं में ये गला घोटू की बीमारी अब फैल रही है। लगातार फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का मामला है। 1 महीने में 50 पशुओं की मौत हो गई है। ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि स्वास्थ्य महकमा कोई सुध नहीं ले रहा है। ग्रामीणों में पशुओं का अभी किसी भी तरीके का कोई टीकाकरण नहीं किया गया है और ये गला घोटू की बीमारी लगातार फैलती जा रही है। तो ग्रामीणों का लापरवाही का आरोप लगा है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये लापरवाही की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले सामने आ ही रहे हैं आम लोगों के बीच में, तो वहीं अब पशुओं के बीच में भी ये एक बड़ी बीमारी है जो कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सामने आई है और लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ग्रामीणों का ये बड़ा आरोप है। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक ग्रामीण गाँव में लगभग 50 पशुओं की मौत हो गई है। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें।
मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, जहां रीवा में चोरहटा पुलिस ने खदानों में धमाके के लिए विस्फोटक सामग्री का एक आरोपी सहित 4 व्हीलर वाहन को पकड़ा है। वहीं इस मामले का एक आरोपी फरार भी हो गया है और जिसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार बिक्री के लिए लाई गई थी विस्फोटक सामग्री। चोरहटा थाने के नरौरा गांव में 4 व्हीलर वाहन में विस्फोटक सामग्री लोड करके तस्कर बिक्री के लिए लाया था और इसी दौरान पुलिस को सूचना मिल गई कि जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर और लिया और गांव में आरोपी ग्राहक को इंतजार कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। तो अवैध परिवहन करते तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा का ये मामला है। दरअसल रीवा के अंदर भी एक चोरहटा थाना आता है, उस थाने के अंतर्गत का यह मामला है, जहां पर खदानों में धमाके के लिए विस्फोटक सामग्री का ये मामला है। अवैध परिवहन करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस दौरान एक तस्कर फरार हो भी गया है। ये सूचना मिली थी कि नरौरा क्षेत्र में एक विस्फोटक का परिवहन किया जा रहा है, जो केसर खदान है, वहाँ लोग चोरी छिपे इसका व्यवसाय करते हैं और उसे हैवी ब्लास्टिंग करते हैं। तो ये सूचना पे तत्काल टीम भेजी गई है, जिसने घेराबंदी करके एक गाड़ी को और एक वाहन चालक को पकड़ा था। और वाहन चालक सतीश पांडे ने बताया कि यहाँ इसी कारण से उसको विस्फोटक सामग्री ले जाके देते और उसे अवैध धन लाभ अर्जित करते। इसमें वाहन मालिक को भी आरोपी बनाया गया। वाहन मालिक भी फरार है और वाहन चालक को गिरफ्तार करके रिमांड पे भेजा गया है। यूपी के हरदोई में ट्रैक्टर की टक्कर से पोल टूटकर गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए हैं। ये मामला पिहानी कोतवाली क्षेत्र के काशी खेड़ा गांव का है, जहां लकड़ी से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गया। पोल टूटकर गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 लोग हादसे का शिकार हो गए और जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। काशीखेड़ा गांव में सब्जी बेचते थे बैठे हमारे चाचा। ट्रैक्टर वाला निकला लकड़ी भर के, उसने बिजली के खंभे में ऊपर तार था उसको उसमें फंस गया। वो मना करने पर भी नहीं वो माना, लेकिन उसने ट्रैक्टर चला ही दिया। चलाने से वो खंभा बिजली का गिर गया, ट्रांसफार्मर सहित वो इन चाचा के ऊपर, तो इससे मृत हो गई। पिहानी कस्बे में एक ट्रैक्टर पे मिट्टी लेकर के जा रहे थे। पहले से ही वहाँ तार गिरा हुआ था विद्युत पोल से, उसमें ट्रैक्टर उलझ गया था। उसके बाद उस उलझने के कारण जो तार खंभे से लगा हुआ था ट्रांसफार्मर से, वो खंभा टूट गया। उसके गिरने से उसके नीचे कुछ लोग रोजगार कर रहे थे सब्जी आदि का, तो उनके ऊपर गिर गया था, जिन्हें इलाज के लिए CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरदोई भेजा गया था। और आज सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हुई है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ट्रैक्टर और ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है, न्यायोचित कार्रवाई की जा रही है।
और इस वक्त रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस ने गूगल से संपर्क किया है, इस वक्त की बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गूगल से संपर्क किया है और मांगी पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट के ईमेल की जानकारी। तो पाक आतंकियों से निर्देश लेता था महबूबा मुफ्ती का करीबी पर्रा, जिसकी जानकारी मांगी गई है गूगल से। तो जम्मू पुलिस ने ये जानकारी मांगी है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गूगल से संपर्क किया है और ये जानकारी मांगी गई है क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि वह जानकारियां लेता था। पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट का ईमेल की जानकारी मांगी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पाक आतंकियों से निर्देश लेता था महबूबा मुफ्ती का करीबी पर्रा, जिसकी ईमेल की जानकारी मांगी गई है गूगल के द्वारा। और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ये जानकारी मांगी है कि क्योंकि लगातार जो आरोप लग रहे थे उस पर कि वो जानकारी ले रहा था, दिशा निर्देश ले रहा था पाक के आतंकवादियों के द्वारा, उसी चीज की अब जानकारी मांगी गई है ईमेल को लेकर। यूपी के मुजफ्फरनगर में इन दिनों महिलाओं के साथ अत्याचार और अपराध बढ़ता जा रहा है। जिले में ग्रामीण इलाके भोपा और मीरापुर में 2 दिन के अंदर 2 ऐसी नाबालिग युवतियों के अपहरण और धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं कर पाई। दरअसल दोनों मामले भोपा और मीरापुर थाना इलाके के हैं, जहां 3 दिन से नाबालिग दलित युवती ने दूसरे समुदाय के 2 युवकों पर अपहरण के बाद धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया और जिसको लेकर हिंदू संगठन ने हंगामा भी किया। दूसरा मामला मीरापुर इलाके के मलहेड़ा का है, जहां नाबालिग युवती को मुस्लिम युवक ने हिंदू बनाकर प्रेम जाल में फंसाया और मकान में बंधक बनाकर 3 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे पास अभी कुछ ग्रामवासियों का फोन हमारे पास में आया था कि वहाँ भोपा थाने में एक हमारे बड़े गरीब परिवार की लड़की थी और कुछ मुस्लिम लोग लव जिहाद के तहत उसका अपहरण करके ले गए हैं और थाना पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, परंतु कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जिस गांव में उस लड़की की संभावना है वो गांव पूरा बड़ा संवेदनशील गांव है और पुलिस भी उस गांव में तलाशी नहीं करा सकी है। तो आज हम इनके पीछे पहुँचे हैं, अभी हमारे अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है अगर जल्दी ही लड़की बरामदगी नहीं होती है तो क्रांति सेना इन सभी के साथ में मिलकर लड़की की बरामदगी होने तक इसमें हम आंदोलन चलाएंगे और जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बड़े दुख की बात है कि एक तरफ तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, परंतु उसके बाद भी कानून बनने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लगता है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेलगाम हो चुका है और इनको यूपी के सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते अपने खेत में पिपरमिंट काटने गए पति पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। ये मामला लोनियनपुरवा गांव का है। जानलेवा हमले में पति पत्नी बुरी तरह घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीएचसी बिस्वा भिजवाया, जहां उनकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बात यह हुई रहे पहले इनके घर में का था घुसगे रहे तो जब घुसगे रहे तो ये समझे जति करना घर पड़ा कि हम पता लेना घर में कोई नहीं रहे। कौन घुसगुआ राम धीरज काका पहले का घाट घुसा रहे। ये बात हुई गए 6 महीना के इनके साथ। हाँ संतोष तो संतोष जब घर में घुसे तो हम भैया कुछ नहीं करेंगे, चलो वही ठीक है काका छोड़ दिया। ठीक है बाद ये बदला लिया। किस बात का बदला लिया? बदला ये के खाते लेने हैं, जैसे छिड़काए हमारे का खाते रहा तो कहीं रिपोर्ट फोर कर दिया तो रिपोर्ट कर देना है तो कहीं घोंसड़ी वाला रिपोर्ट का। अच्छा दमदार समाचार लगातार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।